वेलकम टू द सरताज अकेडमी। तो आज हम सब प्लेटफॉर्म के द्वारा जो बिहार बोर्ड की पुस्तक है, बिहार बोर्ड की जो पुस्तक है SCRT, यानी इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं, जिसमें कि पर्यावरण एवं जो है यानी विज्ञान के जो प्रश्न होंगे, पर्यावरण के 3rd क्लास से लेकर के 4th क्लास तक के जितने भी पर्यावरण के सवाल होगा, और विज्ञान में यानी 6 क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक जितने भी प्रश्न होंगे, इसमें सभी प्रश्न को कवर किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अभी तक आप लोगों ने सब्जेक्टिव पढ़े होंगे, ऑब्जेक्टिव उतना नहीं बनाए होंगे, तो आप सब जो है इस ऑब्जेक्टिव को जो है ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि यही सिलेबस जो है आपके BPSC में भी है, जो कि SCRT जो पुस्तक है यानी 3 से लेकर के 5वीं तक तो पर्यावरण है, और 6 से लेकर के 8वीं तक जो है यानी विज्ञान के इसमें प्रश्न होंगे। तो यहाँ से जो भी प्रश्न अगर आएगा तो वो इसमें जो है एक भी प्रश्न आपका छूटने की संभावना नहीं है। तो इसलिए जो है आप इस जो है यानी जितने भी सीरीज इसका आएगा, यानी 4 पार्ट में लगभग इसको कवर किया जाएगा। आज जो है यानी 250 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आप सब जो है इसको ज़रूर, इस वीडियो को एक बार एग्ज़ाम हॉल से पहले जो है देख के जरूर जाइएगा, ताकि जो भी आपका बिहार बोर्ड की पुस्तक SCRT है उससे जो भी प्रश्न आने वाले होंगे वो इसमें जो है कवर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज पहला क्वेश्चन इसमें है, पहला है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो क्या कहते हैं उसको। बताइए, जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है फसल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। और अगला है कि राइजोबियम जो है नामक जीवाणु किस फसल के जड़ों में पाए जाते हैं। तो राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है ये किस प्रकार के यानी फसल के जड़ों में पाया जाता है। तो बताइए कौन हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा फलीदार फसल। जो भी फलीदार फसल है, जैसे मटर का पौधा है, चना का पौधा है, उस सब के जड़ों में जो है यानी राइजोबियम के जो जीवाणु पाया जाता है। जो क्या करता है जीवाणु के, राइजोबियम जीवाणु का क्या काम होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ये कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है तो वो कौन सा हो जाएगा, यानी गर्मी के टाइम में कौन सा फसल लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा जायद फसल। जायद फसल को जो है यानी गर्मी के टाइम में यानी ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। और ध्यान रखिएगा इसका एग्जाम्पल कहेगा जायद फसल का कौन कौन हो जाएगा, तो ककड़ी हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, ये सब क्या है, जायद फसल है। और खरीफ फसल, खरीफ फसल जो कहेगा तो इसमें कौन हो जाएगा, धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ये सब इसमें आता है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और रबी फसल जो है इसमें कौन आ जाएगा, गेहूं हो जाएगा और जौ हो जाएगा, इस सब में रबी फसल आ जाता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा जो जंतुओं द्वारा जो है यानी प्राप्त खाद्य जो है पदार्थ है, यानी जो खाद्य पदार्थ है जिसको हम लोग जंतु से प्राप्त करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा इसमें जंतुओं से प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ। तो ये क्या है, शहद। शहद क्या है, यानी मधुमक्खी से जो प्राप्त करते हैं वो क्या हो जाएगा, जंतु से प्राप्त करते हैं। बाकी जो दाल प्राप्त करते हैं ये तो पौधा हो जाएगा, फल भी हो जाएगा, पेड़ पौधा से प्राप्त करते हैं। लेकिन जंतु के बारे में यहाँ पर कह रहा है तो ये हो जाएगा शहद जो है जंतु से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन जो है सा जो है रेशेदार फसल है। तो बताना है रेशेदार फसल कौन है। तो इसमें ऑप्शन है, पहला जूट है, दूसरा कपास है और नारियल है। तो ये सब क्या हो जाएगा, यानी सभी जो है आपका रेशेदार फसल है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से इसका जो एक से अधिक जो है आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ देखिए, इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दोनों ऑप्शन एक ही में है। तो इसलिए फिर भी जो है जूट भी होता है रेशेदार फसल, कपास भी होता है और सन भी होता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, नारियल भी हो जाएगा। तो इसलिए ये सब उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र से जो है मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब फसल चक्र से जो है मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है बढ़ेगा या घटेगा, तीसरा अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिट्टी के जब फसल को जो है यानी जब फसल चक्र से जो क्या होता है, इससे जो है मिट्टी की उर्वरता जो है यानी बढ़ती है, घटती नहीं है। इससे जो है मिट्टी की उर्वरता जो बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, मिट्टी को जो है उलटने पलटने एवं जो है यानी पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मिट्टी को जो है उलटने एवं जो है पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को जो है इसी को तो जुताई कहते हैं। जुताई में क्या होता है, मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है, तो वही हो जाएगा जुताई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि दाने को जो है भूसी से अलग करना क्या कहलाता है। तो दाने को जो है भूसी से अलग किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग के द्वारा ही तो जो है भूसा और दाना को निकाला जाता है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है सारा जो है SCRT का ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए जो है इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले।
और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा जो है इन खरपतवार का उदाहरण है। तो इसमें से बस देखना है कौन सा खरपतवार का उदाहरण है। पहला है यानी मसूर है, दूसरा गाजर घास है या जूट है। तो खरपतवार कौन होता है, जब खेत में जब घास उस जब निकल जाता है तो वही तो यानी खरपतवार उसी को कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी बिना जो है यानी कुछ किए अपने से जो उग जाता है, तो वही हो जाएगा गाजर घास, यानी घास उस जो होता है ये सब खरपतवार के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें जो है खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है। बताना है खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है। तो खरीफ फसल का जो उदाहरण इसमें हो जाएगा तो कौन हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई जो खरीफ फसल नहीं है। देखिए गेहूं क्या होता है, ये रबी फसल होता है, और आलू भी रबी फसल होता है, और राई ये सब नहीं है, तो कोई भी इसमें जो है यानी खरीफ फसल नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, फसल से जो है अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी फसल है से जो अनाज को हम लोग बाहर निकालते हैं, अलग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, दौनी किया जाता है। ध्यान रखिएगा दौनी जो है दौनी के द्वारा ही निकाला जाता है, फसल अनाज को बाहर किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि ऋतु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन जो है फसल सबसे कम प्रचलित है। बताइए कि ऋतु के आधार पर जो है सबसे कम यानी फसल सबसे कम जो है यानी प्रचलित फसल कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये मिश्रित फसल है। मिश्रित फसल देखिए लोग बहुत कम ही इसका उपयोग यूज करते हैं, मतलब उगाते हैं। और खरीफ फसल तो सब कोई देखते करते गाँव घर में धान गेहूँ ये सब क्या धान जो है उगाया जाता है। रबी फसल में गेहूँ जौ ये सब हो जाएगा, तो ये सब क्या ये प्रचलित फसल है। मिश्रित फसल है तो ये बहुत यानी कम ही प्रचलित है, इसका बहुत कम ही लोग इसका खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सेल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो बताइए सेल कण जो होता है और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं। ध्यान रखिए जो ह्यूमस जो होता है यानी ह्यूमस एक काला कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे और जो पशु पदार्थ के क्षय होने पर ये बनता है। क्यों ह्यूमस बनता है, तो इसमें से ऑप्शन जो है कोई नहीं होगा, तो उपयुक्त में से इसका यानी जो है कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कुतरने में सहायता करने वाला जो दांत निम्न में से कौन सा है। कुतरने में दांत यानी कुतरने यानी काटने में जो दांत आता है वो हो जाएगा कृंतक दांत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यानी मनुष्य में जो दांत होता है ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन दांत होता है, पहला हो जाएगा आपका यानी कृंतक हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं यानी इसी को जो है इंसीजर जो है नहीं कहा जाता है, ये कृंतक हो जाएगा। और दूसरा होता है यानी दूसरा हो जाएगा केनाइन होता है, जिसको हम लोग रदनक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा केनाइन हो जाएगा। इसका काम होता है केनाइन का क्या कि ये जो है फाड़ने और चीरने का काम करता है। केनाइन काम चीरने फाड़ने का करता है। और तीसरा होता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक जो है ये पीसने का कार्य करता है। और एक और होता है चवर्णक, इसका भी काम जो है पीसने का कार्य करता है, ये चवर्णक और अग्रचवर्णक। तो ध्यान रखिएगा इस सबको कि दांत जो है 4 प्रकार का होता है, उसमें पहला हो जाएगा यानी कृंतक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंसीजर कहते हैं। उसके बाद केनाइन हो जाएगा, रत्नक कहते हैं। और उसके बाद जो है प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक और मोलर होता है चवर्णक, ये 4 प्रकार का होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न विकल्पों में जो है कौन जो है फलदार फसल है। तो फलदार फसल कौन है इसमें से बताना है। तो पहला नींबू है, तो नींबू क्या है फलित होता है, ये तो ये फलदार फसल हो जाएगा। धान तो होता नहीं फलदार, गेहूं भी नहीं होगा, तो नींबू जो है आपका फलदार फसल होता है। और अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में जो है कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। तो सिंचाई के लिए जो है जल का स्रोत इनमें से बताना कौन नहीं है। तो ये साइफन, जो साइफन होता है यानी ये जो है एक प्रकार का क्या होता है साइफन जो है, तो ये साइफन जो है एक प्रकार का होता है, पानी को जो इधर से उधर ले जाने का एक तरीका होता है, इसलिए ये साइफन जो है आपका जल का स्रोत नहीं होगा। तो यही इसका आंसर है। और तालाब जो है ये जल का स्रोत होता है, नदी से भी ये जल प्राप्त करते हैं, जल का स्रोत होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 है तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस है को आपस में मिला दें तो पूरे जल का तापमान क्या होगा। बताइए पूरा जल का तापमान क्या हो जाएगा। तो इसका तापमान जो भी होगा यानी 40 से कम ही होगा। और 40 से कम वाला ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो 40 से कम होगा और 10 से यानी 40 और 10 के बीच में ही होगा। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है। जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें क्या प्रयोग में आता है, तो वर्मी कंपोस्ट में जो प्रयोग में आता है ये केचुआ जो है, केचुआ ही वर्मी कंपोस्ट खाद को तैयार करता है। और ध्यान रखिएगा ये ढैंचा जो है यानी जो यहाँ पे लौचा दिया हुआ है, लेचा नहीं होगा ढैंचा होगा, जो कि ढैंचा एक प्रकार क्या होता है जैविक खाद होता है, ठीक है। और उसके बाद बरसोम भी, ये सब भी यानी जैविक खाद होता है, जो कि धान के फसल को जो है उगाने से पहले जो है यानी उसको एक हरा एक प्रकार का खाद होता है उसमें मिला दिया जाता है खेत में। तो अगला क्वेश्चन अब देख लेते क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि वे पदार्थ जो अपने में जो है
से उष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाता है? बताइए वे कौन सा पदार्थ है जो अपने मय से उष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो वही तो चालक हो जाएगा। चालक क्या करता है, अपने से जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित यानी आसानी से हो जाएगा तो हो जाएगा चालक हो जाएगा। कुचालक जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित आसानी से नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? बताइए मनुष्य में जो जीवाणु द्वारा एक सामान्य रोग होता है वो कौन सा रोग हो जाएगा? तो ये जो टाइफाइड होता है ये किससे होता है? जीवाणु से ही होता है। ध्यान रखिएगा यानी कौन सा जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है इसी के द्वारा जो है टाइफाइड होता है। और खसरा जो होता है ये वायरस वाला जो है यानी बीमारी है जो कि मोरबी जो है वायरस, तो मोरबी वायरस से जो है यानी ये होता है, मोरबेली वायरस से जो इन खसरा होता है। उसके बाद मलेरिया है। ये मलेरिया जो होता है किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। ध्यान रखिएगा मादा एनाफिलीज जो है मच्छर के काटने से जो है इन मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है, जो ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। और अगला क्वेश्चन है कि डेंगू जो परजीवी का वाहक जो निम्न में से जो कौन है? तो डेंगू परजीवी का वाहक कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? यानी डेंगू जो होता है किससे होता है? ये हो जाएगा यानी मादा जो है एडिज मच्छर के काटने से जो है डेंगू होता है। ध्यान रखिएगा मादा एडिज मच्छर काटने से डेंगू होता है और मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मनुष्य में जो है वायरस द्वारा होने वाला जो है एक सामान्य रोग है कौन है? तो मनुष्य में जो वायरस द्वारा जो रोग होता है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन में देखते हैं टाइफाइड, जस्ट अभी पढ़े टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। दूसरा ऑप्शन है पोलियो, तो पोलियो जो होता है ये वायरस से होने वाला बीमारी है। और मलेरिया अभी जस्ट पढ़े ये प्रोटोजोआ से होता है और मलेरिया जो है यानी मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से जो है यानी फैलता है, तो आपका पोलियो जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग जो है किस जीव के काटने से होता है? जस्ट आ गया मलेरिया रोग तो क्या हो जाएगा? मच्छर के काटने से ही तो मलेरिया रोग होता है। कौन सा मच्छर? तो मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है कॉलम जो है इसमें दिया हुआ 1 और कॉलम 2 दिया हुआ, इसमें से आपको मिलान करना है। पहला देखते हैं दिया हुआ क्या कि गहरे रंग के कपड़े पसंद जो है करते हैं। तो गहरे रंग के कपड़े कब पहनना पसंद करेंगे? यानी जो है जब होगा क्या होगा यानी सर्दी का टाइम होगा तो उस समय क्या हो जाएगा? गहरे रंग के जो है कपड़े पहनना ज़्यादा जो है पसंद करेंगे। और समुद्री जो है समुद्री समीर जो है बहने का समय क्या होता है? जो समुद्री समीर होता है यानी जो दिन में बहता है तब न समुद्र से जो हवा आएगी यानी पृथ्वी की ओर, तो हो जाएगा समुद्री समीर हो जाएगा। और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय, तो हल्का रंग का कपड़ा कब पहनते हैं हम लोग? गर्मी के टाइम में पहनते हैं ताकि जो है उष्मा को ज़्यादातर ये यानी जो है यानी परिवर्तित कर दे। उसके बाद थल समीर, थल समीर क्या हो जाएगा? ये जो है रात में बहती है यानी थल से जाएगा समुद्र की ओर हवाएं बहती है, तो ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन किस में मिलता है? तो ये हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से जो किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग जो मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा मलेरिया और डेंगू के उपचार में जो है यानी किस पौधे के पत्तों का रस का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा गिलोय। गिलोय के जो पत्ते का रस का उपयोग जो मलेरिया और जो है डेंगू के उपचार में किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये सिंकोना का जो छाल होता है उसके द्वारा भी जो है मलेरिया का उपचार में इसका यूज किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर जो है फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पहले प्रतिजैविक की खोज की। प्रतिजैविक बोले तो पहले एंटीबायोटिक की खोज की, तो कौन हो जाएगा? तो पहला जो एंटीबायोटिक खोजा गया था उसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से यानी कोई नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर होगा 27, इसमें एक निम्न में जो है कौन प्रतिजैविकी के उदाहरण है? प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन है जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। और एक और जो है टेट्रासाइक्लिन भी होता है, ये भी क्या हो जाएगा यानी ये प्रतिजैविक हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि पैकेटों यानी थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए जो है क्या किया जाता है? जो पैकेट या जो कि थैली में दूध आता है उसको बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं? उसको पाश्चुरीकरण करते हैं। ठीक है, और इस पाश्चुरीकरण का खोज करेगा किसके द्वारा किया गया है? तो लुईस जो है पास्चर के द्वारा जो है पाश्चुरीकरण का खोज किया गया है। अब पाश्चुरीकरण की जो 2 विधि है, एक लॉन्ग टेम्परेचर पे एक शॉर्ट टेम्परेचर पे। जो लॉन्ग टेम्परेचर होता है यानी
71 या 72 डिग्री टेम्परेचर पे उसको 15 सेकेंड तक जो है गर्म किया जाता है और अचानक उसको ठंडा किया जाता है। एक और दूसरा है जिसमें कि 65 से 62 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक उसको गर्म किया जाता है। तो ये दो प्रक्रिया है पाश्चुरीकरण का, जिसका खोज जो है लुईस पास्चर के द्वारा किया गया है। और ध्यान रखिए ये किण्वन जो है इसके द्वारा जैसे खमीर है इस सबको, पनीर को, इस सबको बनाया जाता है किण्वन के माध्यम से। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि सूक्ष्म जीव के उदाहरण निम्न में से कौन है। तो सूक्ष्म जीव का जो उदाहरण है ये कौन हो जाएगा, तो इसका उदाहरण हो जाएगा यानी कवक भी हो जाएगा सूक्ष्म जीव का उदाहरण, और आपका जो है ये विषाणु जो है ये भी क्या हो जाएगा। और ये सब जीवाणु ये सब क्या है, ये सब सूक्ष्म जीव का उदाहरण, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ध्यान रखिए कवक जो है, इस कवक के जो है यानी अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी जो है कवक के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सूक्ष्म जीव जो है क्या है। तो सूक्ष्म जीव जो है क्या है, तो ये हो जाएगा जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो वही तो सूक्ष्म जीव है। जैसे क्या है, बैक्टीरिया हम लोग आंख से देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। कवक है है वो सबको देख पाते हैं, आंख से नहीं देख पाते, तो वो सब क्या हो जाएगा, तो वो सब यानी वायरस इस सबको नहीं देख पाते, तो ये सब हो जाएगा सूक्ष्म जीव हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस सूक्ष्म जीव में जो है सजीव एवं निर्जीव दोनों गुण जो है पाए जाते हैं। तो सजीव भी और निर्जीव भी दोनों गुण किस में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा विषाणु में ही पाया जाता है। यानी जब विषाणु जो है निर्जीव वस्तु पे रहेगा तो वो निर्जीव तरह ही कार्य करता है, जैसे ही वो जीवित में आएगा तो वो एक्टिव हो जाता है। इसलिए जो है ये जीवाणु जो है, विषाणु जो है यानी विषाणु है, जीवाणु नहीं, विषाणु इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को जो है कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है। तो सूक्ष्म जो जीव है इसको किस किस वर्गों में बांटा गया है, तो इसको जो बांटा गया है ये हो जाएगा उपयुक्त में से 4 वर्गों में इसको बांटा गया है, यानी सूक्ष्म जीव को, जिसमें कि आपका जीवाणु भी आता है और कवक आ जाएगा, प्रोटोजोआ, शैवाल हो जाए, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि कौन सा जो है विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो जल में घुलनशील कहेगा कौन सा विटामिन नहीं है, तो विटामिन जो आपका यानी ए होता है ये जल में घुलनशील नहीं होता है। ध्यान रखिएगा ये बी और सी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील होता है। उसी तरह से और है, यानी ए तो हो ही गया ये जल में घुलनशील, ये वसा में घुलनशील होता है, और विटामिन डी भी वसा में होता है, और ई हो जाएगा, और के यानी एडेक, याद रखिएगा इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाए एडेक। ऐसे विटामिन ए और डी और ई और के, ये एडेक जो है ये वसा में मतलब घुलनशील विटामिन होता है, और विटामिन जो है यानी बी और सी जो है ये जल में ये दोनों घुलनशील विटामिन होता है। और अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो है कितने प्रकार के होते हैं। जस्ट अभी बोले थे सूक्ष्म जीव जो है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन है, कवक है, शैवाल है, जीवाणु है, विषाणु है, ये सब क्या है यानी सूक्ष्म जीव में ही ये सब आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक जो है कोशिकीय जीव कौन है। तो एक कोशिकीय जीव के बारे में बात करेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये अमीबा जो है यानी एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। अब बाकी जो है यानी गाय, मनुष्य, ये सब क्या है बहुकोशिकीय जीव है। और उसके बाद स्टारफिश, ये स्टारफिश क्या है, ये वास्तव में इसमें लगा हुआ स्टारफिश, लेकिन वास्तव में ये मछली नहीं होता है स्टारफिश, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक क्या है। तो कवक कह रहा है क्या है, तो कवक जो है यानी ये क्या हो जाएगा, ये होता है एक प्रकार के पौधे भी हो जाएगा, ये बहुकोशिकीय भी होता है, और ये सूक्ष्म तो आएगा यार, इसलिए इसका आंसर जो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कवक जो होता है एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है, इसलिए आंसर इसका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि गाय में जो खुर पका एवं मुंह पका रोग जो है किससे होता है। तो गाय में जो खुर पका और मुंह पका रोग होता है ये हो जाएगा वायरस के द्वारा होता है। उस वायरस का नाम बताइए तो क्या हो जाएगा, तो उस वायरस का नाम है यानी एंटेरो वायरस। जो एंटेरो वायरस है उसी के द्वारा जो है यानी गाय में खुर पका एवं मुंह पका जो है रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु जो किस प्रकार के जो है जीव है। तो जीवाणु जो है किस प्रकार के जीव है, तो जीवाणु जो है ये हो जाएगा यानी ये एक कोशिकीय भी होता है, और साथ में जो है यानी सर्वत्र पाए जाने वाले जीव भी हो जाएगा जीवाणु, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, और सूक्ष्म जीव भी तो होवे करता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि मजबूत रेशे जिनका जो उपयोग जो पैराशूट तथा चट्टान पर जो है यानी पड़ने हेतु जो है रस्सी बनाने में किया जाता है, तो कौन है। तो बताइए उन्हीं मजबूत रेशा कौन सा हो जाएगा जिसका प्रयोग जो है यानी रस्सी बनाने में किया जाता है, तो वो हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो उसका प्रयोग हो जाएगा नायलॉन। इस नायलॉन का जो है प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखिएगा रेयन जो है रेयन हो जाएगा ये सेल्यूलोज का बना होता है, और इसका जो है यानी ये सेल्यूलोज का बना होता है, ध्यान रखिएगा इसे। और ये नायलॉन जो है
नायलॉन जो होता है ये मानव निर्मित जो है रेशा हो जाएगा। और उसके बाद ये पॉलिस्टर जो है इससे जो है बनाया जाता है, वस्त्र बनाया जाता है इससे, पॉलिस्टर से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि कौन जो है प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक बताना है कौन है इसमें। तो प्राकृतिक जो बहुलक है ये सेल्यूलोज जो है यानी प्राकृतिक बहुलक है। जैसे सेल्यूलोज भी आता है और रेशम, रेशम भी जो है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। तो याद रखिएगा रेशम और सेल्यूलोज जो है ये प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन जो है किस प्रकार का प्लास्टिक है। पॉलीथीन के बारे में कह रहा है ये किस प्रकार का प्लास्टिक है। तो पॉलीथीन जो हो जाएगा यानी थर्मो प्लास्टिक है, यानी इसको जो है यानी थर्मो प्लास्टिक में आ जाएगा ये। और आगे है क्वेश्चन नंबर 42 है कि सेल्यूलोज का शुद्ध रूप जो है क्या है। तो सेल्यूलोज का कहेगा शुद्ध रूप तो क्या हो जाएगा। तो सेल्यूलोज का शुद्ध रूप जो है कागज होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है कि मानव शरीर का जो सामान्य ताप जो है कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है यानी 37 डिग्री हो जाएगा। एक्चुअली में जो है यानी 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। वही फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98 जो है यानी पॉइंट जो है 98.6 जो है फ़ारेनहाइट जो है इसमें होता है फ़ारेनहाइट में। और सेल्सियस में कहेगा 36.9 जो डिग्री सेल्सियस जो एक्चुअल में होता है तो उसी के आसपास में 37 है तो 37 हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि टेफ्लॉन जो है क्या है। टेफ्लॉन के बारे में बतानी है। टेफ्लॉन क्या है। तो टेफ्लॉन जो है यानी एक प्रकार का ये क्या होता है। तो ये हो जाएगा थर्मो प्लास्टिक हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। टेफ्लॉन जो है थर्मो प्लास्टिक होता है। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट के बारे में। तो बेकेलाइट क्या हो जाएगा। ये जो बेकेलाइट होता है बेकेलाइट हो जाएगा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट के अंतर्गत यानी थर्मो सेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। थर्मोसेटिंग जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको कहते हैं जिसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा जो है यानी उसको यूज नहीं कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा थर्मोसेटिंग। जो बेकेलाइट आप देखे होंगे जो कुकर का हैंडल होता है उस सब में क्या होता है बेके लाइट लगा होता है, उसको एक बार यूज करने के बाद जो दोबारा जो इसको यूज नहीं कर पाते तो वही हो जाएगा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। और थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा फिर उसको गला के दोबारा हम उसको कोई चीज़ बना सकते हैं तो वो हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन है यानी उच्च यानी अनुभार वाले जो बहुलक को क्या कहते हैं। तो उच्च अनुभार वाला जो बहुलक होता है उसको क्या कहेंगे। तो उसको प्लास्टिक कहा जाता है, पॉलीथीन कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी 47 है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अवघटित हो जाता है क्या कहलाता है। बताइए वो कौन सा पदार्थ है जो प्राकृतिक जैसे कि जीवाणु द्वारा जो अवघटित हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा जैव निम्नीकरण उसे कहते हैं। और जैव और निम्नीकरण जैसे प्लास्टिक हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा ये सब जो है ना ये जैव और निम्नीकरण के अंतर्गत आता है जो कि प्रकृति के द्वारा बहुत जो है यानी जल्दी जो है वो नहीं गल पाता है। अगला क्वेश्चन है रेयॉन किस प्रकार का रेशा है। तो बताना रेयॉन जो है किस प्रकार का रेशा है। तो रेयॉन जो रेशा है ये हो जाएगा संश्लेषित जो है ये रेशा होता है रेयॉन। अगला क्वेश्चन है कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो कपड़े जो प्राप्त होता है ये किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त रेशे और जो है कृत्रिम जो है स्रोत से प्राप्त रेशों से जो है कपड़ा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से जो कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। बताइए कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो जो थर्मोप्लास्टिक है तो ये बेकेलाइट क्या हो जाएगा थर्मोसेटिंग वाला प्लास्टिक हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा यानी थर्मोप्लास्टिक ये नहीं है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है कि रेशे जो है कितने प्रकार के होते हैं। बताना रेशे कितने प्रकार का होता है। तो रेशे जो है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन। एक हो जाएगा प्राकृतिक एवं जो है एक होता है संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा दूसरा संश्लेषित रेशा, तो ये सब हो जाएगा रेशम के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम जो है रेशम किस प्रकार जो है बनाया जाता है। तो कृत्रिम रेशम जो बनाया जाता है ये किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये जो बनाया जाता है उपयुक्त में से जो है यानी कोई नहीं, प्रोटीन से भी नहीं, कार्बोहाइड्रेट से भी नहीं, ये सबसे जो है ये नहीं बनाया जाता है, बल्कि कृत्रिम जो रेशा बनाया जाता है ये सेल्यूलोज से बनाया जाता है। ठीक है। और याद रखिए कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है यानी CHO से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। और कार्बन का 1 अनुपात होता है, हाइड्रोजन का 2 अनुपात होता है और ऑक्सीजन का 1 अनुपात होता है। ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। लेकिन कृत्रिम जो रेशा है ये किसके बना होता है। तो ये सेल्यूलोज का बना होता है, ध्यान रखिएगा। ये प्रोटीन जो है ये CH और जो है ON इसमें नाइट्रोजन जोड़ देंगे तो ये जो है इससे मिलके जो है प्रोटीन बनता है। तो ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से, और प्रोटीन बनता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। और अगला क्वेश्चन है
कल कारखानों में निर्मित जो है रेशे को क्या कहते हैं? तो कल कारखानों में जो रेशे जो निर्मित होता है उसको क्या कहते हैं? तो हो जाएगा मानव निर्मित एवं जो है संश्लेषित रेशा हुई क्या हो जाएगा? कल कारखानों में बनता है। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राकृतिक रेशा है? तो प्राकृतिक रेशा के बारे में बताना कौन सा हो जाएगा? तो ये ऊन क्या है? ये ऊन जो है प्राकृतिक रेशा है। और रेयन जो है, रेयन हो जाएगा संश्लेषित रेशा हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशा में ध्यान रखिएगा ऊन होता है और कपास होता है और रेशम, रेशम भी जो प्राकृतिक यानी जो रेशा के अंतर्गत आता है। तो वही कहेगा अगर प्राकृतिक रेशा तो ऊन को याद रखिएगा, कपास को याद रखिएगा और रेशम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि संश्लेषित जो है रेशे इन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें जो है क्या कहते हैं? जो संश्लेषित जो रेशा होता है वो छोटी इकाई से बना होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको जो है यानी एकलक कहते हैं। ठीक है, उसको छोटा वाला जो हो जाएगा उसको एकलक कहेंगे, एक एक करके मिलके बना होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है कि स्पिन रेट, जो स्पिन रेट है यानी तो ये निम्न में से जो है किस कार्य के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है? तो जो स्पिन रेट मशीन है इसका प्रयोग जो है किस लिए करते हैं? तो धागा बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है कि कपास एक बहुलक है, तो कपास जो एक बहुलक है यानी किसमें निर्मित होता है? तो कपास जो है किसमें निर्मित हो जाएगा? तो ये जो निर्मित होता है तो ये हो जाएगा यानी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से क्या हो जाएगा? कपास बनता है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो मानव निर्मित रेशा है? तो मानव निर्मित रेशा कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो रेयन जो है ये मानव निर्मित रेशा है। और ऊन जो क्या हो जाएगा? जस्ट बताए थे ऊन, कपास ये सब क्या है? प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्न में से सबसे जो अधिक यानी धातु, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? तो सबसे अधिक सक्रिय जो धातु है ये कौन सा हो जाएगा? ये पोटासियम जो सबसे अधिक सक्रिय धातु होता है। और ध्यान रखिएगा इस पोटासियम को जो है यानी किसमें डुबा के रखते हैं? मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। यानी सोडियम को भी जो है मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये सब जो है बहुत अधिक यानी क्रियाशील धातु है। जैसे भी पानी और हवा से जैसे भी मिलेगा तुरंत जो है इन्हें रिएक्शन कर जाता है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में रखते हैं। और केरोसिन के तेल में जो है यानी जो ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो पोटासियम और सोडियम है ये बहुत मुलायम भी होता है, जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें जो है पीट कर जो है यानी सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब पीट के जो है उसको सीट यानी चादर में बनाया जा सकता है। तो किस गुण के कारण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आघात वर्णनीयता, आघात वर्णनीयता के कारण ही जो उसको पीट कर जो है सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो कौन सा धातु इसमें नहीं है बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये सल्फर जो है ये धातु नहीं है। बाकी तांबा क्या होता है? धातु होता है। एल्युमिनियम क्या, ये सब तो धातु है, लेकिन सल्फर जो है ये धातु नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? सल्फर। तो सल्फर जो है आ जाएगा और धातु के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि धातुओं के जो है किस गुण के कारण जो है यानी उनके तार यानी खींचे जा सकते हैं? जो धातु के किस गुण के कारण जो है तार खींचा जा सकता है, बताइए कौन सा गुण हो जाएगा? तो हो जाएगा उसमें जो तन्यता होता है, तन्यता या बोले लचीलापन, तो उसी की वजह से जो है यानी 1 ग्राम सोना में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो तार खींचा जा सकता है, तो वही हो जाएगा तन्यता के कारण जो है यानी तार खींचा जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? जस्ट अभी पढ़े थे इससे पहले कि चाकू से जो काटा जाता है सोडियम, पोटासियम ये सब क्या हो जाएगा? चाकू से इसको आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम ऑप्शन में है तो सोडियम इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है कि सबसे जो अधिक सक्रिय अधातु है, तो सबसे अधिक सक्रिय जो अधातु कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? ये जो फास्फोरस है ये सबसे अधिक जो है सक्रिय यानी धातु अधातु है ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है निम्न में कौन सा जो धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में कौन सा धातु जो है पाया जाता है? तो याद रखिएगा यानी कह रहा है धातु के बारे में, तो ये जो पारा होता है, पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला क्या है यानी ये धातु हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक उच्च आघात जो है वर्ध्य धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, तो कौन हो जाएगा वो? तो एल्युमिनियम का जो है प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्न में से जो है कौन ठंडे जल के साथ जो है तेजी से अभिक्रिया करती है? तो ठंडे जल के साथ जो है तेजी से अभिक्रिया कौन करता है? तो ये हो जाएगा वही सोडियम हो जाएगा, सोडियम पोटासियम जो बोले थे वही हो जाएगा। और ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है किसमें पाया जाता है? जो क्लोरोफिल वाला, जो क्लोरोफिल जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जो क्लोरोफिल होता है उसमें जो है ये मैग्नीशियम पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है किस अधातु
में जो है धात्विक चमक आती है। मानिए वो यानी अधातु है लेकिन फिर भी जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें यानी धात्विक चमक पाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आयोडीन, यानी ऐसा होता है। और अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा यानी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो बताइए कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो ये कौन हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, यानी अधातु है फिर भी ये विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर का बर्तन की सतह पर जो है जमा हुआ यानी हरा पदार्थ क्या होता है। यानी कॉपर का जो परत यानी बर्तन है उसकी सतह पर जो हरा जो है जमा हुआ जो पदार्थ है वो क्या होता है, तो वो एक प्रकार का जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और जो है कॉपर कार्बोनेट यानी वो होता है, ध्यान रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी 71 है कि निम्न में से जो है यानी किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो पीट के जो है पतली चादर में बनाया जा सकता है, तो किसको बनाया जा सकता है, तो जिंक को बनाया जा सकता है। जिंक हो जाएगा क्योंकि ये धातु है, बाकी फास्फोरस और सल्फर ये सब तो अधातु हो जाएगा, तो धातु की ही जो है पीट के जो चादर नहीं बनाया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति जो है क्या होती है। तो धातु के जो ऑक्साइड है इसकी प्रकृति कहेगा तो ये हो जाएगा क्षारीय प्रकृति की होती है, ध्यान रखिएगा। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। और वही कहेगा यानी अम्लीय किसका होता है, अम्लीय जो है यानी अधातु के ऑक्साइड, तो अधातु के जो ऑक्साइड होगा उसकी प्रकृति अम्लीय होता है, और धातु के ऑक्साइड कहेगा तो उसकी प्रकृति जो है क्षारीय हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कुछ इसका जो एक्सेप्शन में है, जैसे अल्युमिनियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम क्या है, धातु है, अल्युमिनियम ऑक्साइड धातु है फिर भी ये जो है ना क्षारीय है ना ही अम्लीय है, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। इसमें से याद रखिए कुछ एग्जांपल है, अल्युमिनियम Al2O3 है, उसके बाद जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड भी ऐसा है जो उभयधर्मी यानी ऑक्साइड ये होता है, ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस को कहाँ मतलब रखा जाता है। तो फास्फोरस जो है इसको कहाँ रखा जाता है, तो इसको जो रखा जाता है यानी जल में रखा जाता है, फास्फोरस को जल में रखा जाता है ताकि जो है यानी जो है बाहर रखने पे ये रिएक्शन कर जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के यानी ये ऊष्मा के जो है स्रोत और जो है गर्म वस्तुओं के बीच यानी बिना जो है किसी संपर्क के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बताइए जो ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच जो है बिना संपर्क आए हुए जो है वो गर्म हो जाता है, तो उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। जैसे हम लोग का जो क्या होता है यानी सूर्य से जो रोशनी यानी पृथ्वी पे आती है तो वो किस माध्यम से, इसी विकिरण के माध्यम से, तो वहाँ से जो है यानी जो है ऊष्मा ट्रांसफर होता है। और ध्यान रखिएगा संवहन जो होता है, संवहन किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा द्रव में, जो है द्रवों के द्वारा जो ऊष्मा यानी स्थानांतरित होता है वो ये हो जाएगा संवहन में। और सूर्य से जो ऊष्मा यानी पृथ्वी पे आता है तो वो हो जाएगा विकिरण के माध्यम से आता है। और अगला क्वेश्चन है काला सोना। तो काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना जो कहा जाता है ये पेट्रोलियम को जो है काला सोना कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि घरेलू ईंधन के रूप में जो किसका उपयोग किया जाता है। तो घरेलू ईंधन के रूप में जो उपयोग किया जाता है यानी LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का ही तो उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। और ये CNG जो है यानी CNG क्या आता है, इसका फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल ये गैस होता है, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 77 है कि जीवाश्म ईंधन के जो जलने से कौन सा प्रदूषण होता है। जब जीवाश्म ईंधन जलता है तो उससे कौन सा प्रदूषण होता है, तो क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण होगा। जीवाश्म ईंधन में कौन, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल ये सब जलेगा, क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। और अगला क्वेश्चन है वाहनों के लिए सबसे जो है कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। तो सबसे कम प्रदूषण जो है यानी CNG हो जाएगा, इसको हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इसी का जो ज़्यादातर अभी प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है कोयले का जो है यानी बनने में कितना समय लगता है। तो कोयला जो बनता है इसको बनने में जो है यानी हो जाएगा लाखों वर्ष का जो है टाइम लगता है। और अगला क्वेश्चन है कि एक गहरे रंग का जो है अप्रिय गंध वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है। यानी एक गहरे रंग का जो है अप्रिय गंध वाला पदार्थ कहेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम में गंध होता है, ये हो जाएगा पेट्रोलियम हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है यानी कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। तो कौन सा पदार्थ कहेगा जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा इसमें से जो है यानी उपयुक्त में से जो है यानी कोई नहीं इसमें जीवाश्म ईंधन है। सौर ऊर्जा भी नहीं जीवाश्म ईंधन है, पवन ऊर्जा भी, जल ऊर्जा ये सब जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन कौन कौन है, कोयला, पेट्रोलियम ये सब आता है। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जो कौन सा संसाधन यानी क्षय होने वाला नहीं है। तो क्षय होने वाला संसाधन कौन नहीं है, तो खनिज और कोयला और पेट्रोलियम, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा,
तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी जो है यानी खत्म होने वाला है, क्षय होने वाला कारण नहीं है। तो खनिज भी कभी न कभी खत्म हो सकता है, कोयला भी खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम भी खत्म हो सकता है। उपयुक्त में से जो है कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः जो कौन सी जो गैस होती है, तो प्राकृतिक जो गैस है इसमें मुख्यतः कहेगा कौन सी गैस होती है, तो ये हो जाएगा मीथेन जो है इसमें मुख्यतः यानी गैस हो जाएगा प्राकृतिक गैस में। और अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है, तो बताइए पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद है जिसका उपयोग जो है सड़क निर्माण में किया जाता है, तो हो जाएगा बिटुमेन। इस बिटुमेन का प्रयोग जो है यानी सड़क निर्माण में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है वे पदार्थ जो जल कर जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, जो जल के जो ऊर्जा देगा तो उसको क्या कहेंगे, तो वो हो जाएगा उसे तो ही ईंधन कहा जाता है, तो ईंधन हो जाएगा। और आगे है कि निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन कहेगा नहीं है, तो कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो प्लास्टिक जो है ये प्राकृतिक जो है संसाधन नहीं है, इसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 87, इसमें एक जीवाश्म ईंधन जो है इन किसे कहते हैं, तो बताइए जो जीवाश्म ईंधन है वो किसे कहते हैं, तो जीवाश्म ईंधन जो होता है यानी जो सजीव प्राणियों के जो है मृत अवशेषों से बना हो तो वही तो जीवाश्म है। जैसे पेट्रोलियम कोयला किससे बना होता है, उन्हें कभी न कभी वो यानी जीवाश्म पहले जीवाश्म पेड़ पौधे या कुछ प्राणी हुआ रहे होंगे तभी तो आगे चल के फिर कोयला पेट्रोलियम उसी से बना है, तो वही हो जाएगा जीवाश्म ईंधन यानी जो सजीव प्राणियों के मृत जो है अवशेषों से बना है वही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि लाल जो है तप्त यानी कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, तो इसे जो है क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है तो ये हो जाएगा जल गैस कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को यानी CO हो जाएगा प्लस जो है H2 जो गैस है यानी इसके मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, जल गैस कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। और अगला क्वेश्चन है कि समाप्त होने वाला निम्न में से कौन सा यानी समाप्त होने वाला निम्न में से कौन सा संसाधन है, तो समाप्त जो संसाधन हो जाएगा यानी वो हो जाएगा वन भी समाप्त हो सकता है, उसके बाद खनिज भी ऐसा समाप्त हो सकता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेल में लगी आग को जो है किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है, तो तेल में जो आग लगेगा उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही बुझाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में दहन के लिए जो है यानी क्या आवश्यक है, तो दहन के लिए कहेगा आवश्यक क्या है, तो ये जो है हवा जो है दहन के लिए आवश्यक है। जहाँ दहन हवा नहीं रहेगा तो जलेगा, नहीं जलेगा तो उसको जो है जलाने के लिए जो है हवा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है यानी किसी पदार्थ के दहन का पोषक यानी पदार्थ है, तो किसी पदार्थ के दहन का जो है पोषक पदार्थ कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है यानी विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए जो है यानी सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है, तो अगर विद्युत उपकरण में आग लग गया तो उसको बुझाने के लिए सबसे अच्छी उपकरण हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड से आप बुझा सकते हैं। और आगे है कि निम्न में से कौन सा जो है दहनशील पदार्थ है, तो दहनशील पदार्थ के बारे में बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो उपयुक्त में से जो है यानी कोई नहीं। देखिए कांच है, कांच क्या जलता है, नहीं जलता है, लोहा के लिए जलता है, नहीं है, सीमेंट ये सब ने उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा दहनशील पदार्थ। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है स्वतः जो है दहन यानी उदाहरण है, स्वतः यानी दहन का उदाहरण है, तो स्वतः कौन जल जाता है, तो स्वतः जो जलता है ये जो श्वेत फास्फोरस है ये अपने आप अचानक जलने लगेगा, ठीक है, तो इसीलिए इसको ये स्वतः दहन वाला हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है यानी अदहनशील पदार्थ है, ध्यान रखिएगा अदहनशील पदार्थ के बारे में बात कर रहा है, तो अदहनशील पदार्थ कौन सा हो जाएगा इनमें से, तो कोई तो इसका अदहनशील नहीं, लकड़ी भी जलवे करता है, कोयला भी जलता है और पेट्रोलियम भी यानी जो है जलता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है यानी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन का उदाहरण है, जो लकड़ी जो जलता है ये किस प्रकार का दहन का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा मंद दहन, तो लकड़ी धीरे धीरे जलता है, अचानक तो जलता नहीं है, धीरे धीरे यानी जलता है, यानी मंद दहन का उदाहरण हो जाएगा। और आगे है कि दहन की क्रिया के लिए जो है निम्न में कौन सी शर्त जो आवश्यक है, तो दहन की क्रिया के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वे कौन सी शर्त हो जाएगा, वे हो जाएगा पदार्थ के जलने यानी जो है पदार्थ के ज्वलन यानी ताप की प्रक्रिया, तो वही क्या हो जाएगा जलने के लिए वो आवश्यक यानी उसका शर्त हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है, बताइए वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जो जलना शुरू करता है तो उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ज्वलन यानी ताप हो जाएगा वो। और अगला है
कि ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है। तो ईंधन के ऊष्मीय मान का अगर मात्रक कहेगा तो इसका मात्रक होता है किलो जूल पर जो है केजी। ध्यान रखिएगा, ईंधन का ऊष्मीय मान का जो है मात्रक होता है वो किलो जूल जो है पर यानी केजी जो है इसका मात्रक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की जो है ज्वाला का मध्य जो है भाग यानी कैसा दिखाई पड़ता है। जो मोमबत्ती का जो ज्वाला का मध्य भाग है वो दिखाई पड़ता है, कैसे दिखाई पड़ेगा, यानी पीला जो है यानी वो दिखाई पड़ता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है यानी किस ईंधन का जो ऊष्मीय मान जो है सबसे अधिक होता है। तो ऊष्मीय मान कहेगा सबसे अधिक यानी किसका होता है ऑप्शन के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान जो होता है तो हाइड्रोजन का सबसे अधिक ऊष्मीय मान हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन जो है विस्फोट का उदाहरण है। यानी विस्फोट का उदाहरण कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, यानी पटाखा का दहन। जब भी पटाखा यानी जलता है तो क्या होता है दहन यानी आवाज, विस्फोट जैसे आवाज़ उत्पन्न होता है तो यही हो जाएगा पटाखा का दहन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्न में जो है कौन जो है अज्वलनशील जो पदार्थ है। बताना है अज्वलनशील पदार्थ इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। लोहा भी, पत्थर भी और यानी बर्फ, ये सब जो है अज्वलनशील जो है पदार्थ हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। तो ज्वाला में कहेगा कितने क्षेत्र होता है, तो ज्वाला में जो है 3 क्षेत्र होता है। कौन कौन 3 क्षेत्र होता है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे हो जाएगा पहले आंतरिक ज्वाला क्षेत्र, जो अंदर वाला पार्ट होता है आंतरिक ज्वाला क्षेत्र। उसके बाद हो जाएगा दीप्त क्षेत्र यानी मध्य वाला पार्ट जिसको कहेंगे। उसके बाद तीसरा हो जाएगा ज्योतिहीन क्षेत्र जो कि सबसे बाहर वाला पार्ट होता है। तो वही जो है ज्वाला का जो है यानी 3 जो है प्रकार हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 होगा, इसमें कि वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं। जो वन को समाप्त करने को क्या कहते हैं, तो इसको जो कहेंगे क्या वनों उन्मूलन कहेंगे। वनोन्मूलन हो जाएगा वन अगर समाप्त करेंगे तो। और आगे है कि जंतु जिनकी संख्या एक जो है निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं। तो वे जो क्या कहलाते हैं, जो जनसंख्या है वो निर्धारित से जो कम होते जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा संकटापन जो है यानी जंतु के अंतर्गत आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल बाघ जो है संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो प्रेजेंट में जो कुल बाघ जो है इन संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कहेगा तो 54 अभी हो गया है। और ध्यान रखेगा 54वां जो अभी लास्ट वाला सबसे जो बना है वो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वो 54वां जो है बाघ संरक्षण जो है यानी क्षेत्र बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 है कि वनोन्मूलन का मुख्य जो है यानी कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण बताना है। तो क्या मुख्य कारण हो जाएगा भवन निर्माण भी है, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, उपयुक्त में से जो है यानी एक से अधिक इसका जो है आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें जो है किया जाता है। यानी प्राकृतिक आवास का वन्यजीव प्राणी संरक्षण जो है किसमें किया जाता है, इसका संरक्षण किया जाता है यानी इन सीटू संरक्षण। तो ध्यान रखिएगा इन सीटू मतलब होता है यानी उसके प्राकृतिक आवास में रह कर जो उसका संरक्षण किया जाता है तो वो हो जाएगा इन सीटू। वही कहेगा एक्स सीटू, तो एक्स सीटू में क्या होता है यानी प्राकृतिक आवास से कहीं बाहर ले जा करके उसका संरक्षण करेंगे तो वो हो जाएगा एक्स सीटू संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, और इन सीटू में जो है प्राकृतिक आवास में रह करके ही इसका संरक्षण किया जाता है तो हो जाएगा इन सीटू हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन वह क्षेत्र यानी जिसमें जंतु अपने यानी प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाते हैं, तो वही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा तो यानी अभ्यारण्य कहलाता है। इसी प्राकृतिक आवास में वो संरक्षित होता है तो वो हो जाएगा अभ्यारण्य हो जाएगा। बाकी चिड़ियाघर तो ये सब को बनाया जाता है, ये सब हो जाएगा इसलिए नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्म जो पिंड से यानी ठंडे पिंड में उष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। कोई गर्म पिंड है उससे जो है यानी उष्मा जाएगा ठंडे पिंड में तो उसको कहेंगे हम लोग चालन के माध्यम से ये जाता है। और आगे है कि वनो उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है। तो वनो उन्मूलन का अस्थायी हल कहेगा तो ये हो जाएगा पुनरावलोकन जो इसका अस्थायी हल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आगे है कि प्रयोगशाला जो है तापमापी के जो है ताप पाठ्यांक जो है यानी सीमा कितना होती है, प्रयोगशाला के बारे में बात करा इसका तापमापी कहेगा तो हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस से यानी 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और वही मेडिकल वाला में कहेगा तो ये हो जाएगा 35 से जो 40 यानी जो है क्लिनिक जो यूज किया जाता है तो 35 से यानी सिर्फ 40 इसको यूज किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि वनो उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है। तो वनो उन्मूलन का जो प्राकृतिक कारण है तो इसका कारण हो जाएगा यानी
दावानल एवं भीषण सूखा। तो दावानल का मतलब होता है वनों में जो स्वतः जो आग लग जाता है कभी कभी, तो वही हो जाएगा दावानल कहा जाता है। यही हो जाए प्राकृतिक उन्मूलन का भी एक कारण है कि जंगल में आप लोग देखे होंगे कभी कभी न्यूज़ में सुनेंगे कि अपने आप जो है यानी जंगल में आग लग गया। तो यही इसी सब कारण से जो होता है जंगल में आग लगता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है कि संरक्षण का अर्थ क्या है। संरक्षण का अर्थ होता है क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है रक्षा करना। तो रक्षा मतलब रक्षण हो जाएगा, संरक्षण का मतलब ये होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में जो भौम जल स्तर के निम्नीकरण का क्या कारण है। तो भौम जो जल स्तर का निम्नीकरण का कारण अभी हो जाएगा, तो इसका भी कारण जो है वनों उन्मूलन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वन की कटाई का जो मुख्य उद्देश्य है, तो इसका क्या हो जाएगा मुख्य उद्देश्य, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कृषि करने के लिए भी लोग वन काटता है, घर को और कारखाना बनाने के लिए भी वन काटता है, लकड़ी उपयोग के लिए भी वन को काटता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है कि विश्व उष्मन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन है। जो विश्व उष्मन है यानी ग्लोबल जो वार्मिंग बढ़ रहा है, यानी तापमान जो वायुमंडल का बढ़ रहा है, तो इसका क्या कारण है। इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी इसका वृद्धि हो रहा है, तो उस विश्व उष्मन यानी उत्पन्न हो रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि वन उन्मूलन से जो है क्या क्या होता है। तो वन उन्मूलन से क्या क्या होता है, तो इससे जो होगा तो इससे क्या क्या हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर जो है ताप वृद्धि और जो प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगा। ऑटोमेटिक पेड़ पौधा कटने लगेगा, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा, तो जिससे क्या होता है पृथ्वी पर जो ताप भी वृद्धि होता है, साथ में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगेगा इससे। और अगला क्वेश्चन है, कोशिका का गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है। तो कोशिका का जो गुणसूत्र होता है ये कहाँ उपस्थित हो जाएगा, तो ये जो केंद्रक में जो है कोशिका का गुणसूत्र जो है वो उपस्थित होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे जो है क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है तो वो हो जाएगा कोशिका द्रव्य जो है उसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट जिसमें किसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है कहेगा किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हरी जो पत्तियां हैं उसमें जो क्लोरोप्लास्ट जो है पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में जो है यानी किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की जो थैली कहा जाता है ये हो जाएगा लाइसोसोम को जो है आत्महत्या का थैली कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबे के द्वारा, इसका खोज किया गया है लाइसोसोम का। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 है कि निम्न में जो है कौन एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव के बारे में बताना है कौन हो जाएगा, तो इनमें से जो है कोई नहीं जो है एक कोशिकीय जीव है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आइए 126 होगा कि सजीव में आनुवंशिक गुण का जो है वाहक कौन है। तो सजीव में जो आनुवंशिक गुण का जो वाहक होता है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो जीन जो है इसका आंसर हो जाएगा। जीन ही जो है यानी आनुवंशिक जो गुणों का जो वाहक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 है कि किसे जो है कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। तो कोशिका का जो ऊर्जा संयंत्र माना जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कहा जाता है, यानी ऊर्जा का जो है यानी पावर हाउस ऑफ कहा जाता है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा जो अभिरंजित किया जाता है। तो केंद्रक को जो है किस अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित किया जाता है, तो ये हो जाएगा सेफ्रिन के द्वारा अभिरंजित किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में जो है क्या नहीं पाए जाते हैं। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता बताइए। इसमें जो प्लास्टिड जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और जो है लाइसोसोम ये सब पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 है कि कोशिका यानी जो है इन कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका जो होता है ये क्या प्रकार का होता है, तो कोशिका जो है हो जाएगा यानी दो प्रकार का होता है। कौन कौन हो जाएगा, एक कोशिकीय होता है, दूसरा बहुकोशिकीय होता है, यानी कोशिका दो प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की जो है कोशिकाओं का हरा रंग यानी किसके कारण होता है। तो पौधों की कोशिका का जो हरा रंग होता है ये किसके वजह से होता है, तो हरा रंग हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है हरा रंग होता है। और आगे है
कि जंतु कोशिकाओं में क्या जो अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में जो अनुपस्थित होता है वो कोशिका भित्ति जो है इसमें अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में ध्यान रखिएगा, ये कोशिका भित्ति किस में होता है, पेड़ पौधा इस समय क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। और आगे है कि कोशिका का खोज यानी कब हुआ था। तो कोशिका का जो खोज हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका का खोज किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 134 है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत जो संरचनात्मक जो है इकाई कौन सी है। तो जीव की जो है सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहेगा तो ये हो जाएगा कोशिका जो है, यानी इसका संरचनात्मक इकाई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 है कि बर्फ में जो है लकड़ी का चम्मच जो है डाला जाए तो क्या होगा। बर्फ में अगर लकड़ी का चम्मच डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये कुचालक होने के कारण जो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी जो होता है ये कुचालक होता है, ये उष्मा का कुचालक होता है लकड़ी, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 है कि कोशिका की जो है खोज किसने किया है। तो कोशिका की जो खोज किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा यानी जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज किया गया है। ध्यान रखिएगा इसे। और अगला क्वेश्चन है कि मादा और नर और मादा युग्मक मिलकर जो है क्या बनते हैं। तो नर और मादा जो युग्मक जो बनकर मिल करके ये बनेगा युग्मंज का निर्माण होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन जो कहाँ होता है। तो आंतरिक जो निषेचन होता है ये हो जाएगा मादा के शरीर में जो आंतरिक निषेचन होता है। और अगला क्वेश्चन है कि मादा युग्मज जो है, मादा युग्मंज और नर जो है युग्मंज के संयोग की जो है विधि जो है क्या कहलाती है। यानी मादा युग्मंज और जो है नर युग्मंज के संयोग की विधि जो है क्या कहलाती है। तो इसकी विधि जो है यानी निषेचन जो है ये कहलाएगा। और आगे है कि वे जंतु जो सीधे जो है यानी शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उसे जो अंडा देता है तो उसे कहा जाता है क्या, तो वो जो है यानी अंड परजक जो है हो जाएगा। और आगे है कि एक युग्मंज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या जो कितनी होती है। तो एक युग्मंज में पाए जाने वाले ये केंद्रकों की संख्या कहेगा, यानी एक ही जो इसमें केंद्र पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जो शिशु अपने जैसे यानी शिशु को जन्म देता है तो उसे जो है यानी जरायुज कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है अलैंगिक विखंडन द्वारा जो है यानी जनन जो है निम्न में से किस में होता है। तो अलैंगिक जो है विखंडन द्वारा जो जनन होता है तो ये जनन हो जाएगा पैरामीशियम में जो है यानी अलैंगिक विखंडन द्वारा जनन होता है। और हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। और आगे क्वेश्चन है कि हाइड्रा जो है में जनन जो है किस विधि द्वारा होता है। तो जस्ट अभी पढ़े मुकुलन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में जो है यानी किस विधि द्वारा जनन होता है। तो अमीबा में जो जनन होता है तो ये हो जाएगा द्विविभाजन हो जाएगा। और मुकुलन जो है यानी हाइड्रा में हो जाएगा मुकुलन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और अमीबा में जो है विखंडन के द्वारा जो है यानी द्विविभाजन बोलिए वही हो जाएगा, ये नहीं होगा, द्विविभाजन के द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 है कि बाह्य निषेचन कहाँ होता है। तो बाह्य जो निषेचन होता है ध्यान रखिए कि ये हो जाएगा मादा के शरीर के जो बाहर है वहाँ पे जो है बाह्य निषेचन होगा। और अगला क्वेश्चन है मुर्गी जो अंडे के ऊपर क्यों बैठती है। बताइए जो मुर्गी है वो अंडे के ऊपर जो है क्यों बैठती है। तो अंडे के ऊपर जो है उष्मायन के लिए बैठती है, यानी गर्म के लिए उसको बैठती है, तब आगे जाके जो है बच्चे का जन्म होगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है किस थर्मामीटर में या मतलब थर्मामीटर में पारा होता है। तो बताइए किस थर्मामीटर में पारा होता है। तो ये हो जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर दोनों में जो है पारा का प्रयोग किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की विधि निम्न में से कौन है। तो अलैंगिक विधि जनन की जो विधि है तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा उपयुक्त में से यानी एक से अधिक, यानी आपका मुकुलन द्वारा भी होता है अलैंगिक, विखंडन में भी अलैंगिक होता है। और जो है बीजाणु ये नहीं होगा तो हो जाएगा आपका जो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है अलैंगिक द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें मुकुलन द्वारा जो है जनन होता है। मुकुलन के द्वारा कहेगा जनन होता है तो यीस्ट और जो हाइड्रा है इसमें जो है मुकुलन के द्वारा जनन होता है, ध्यान रखिएगा इसे। और आगे है कि मनुष्य में जो है मादा युग्मन क्या कहलाता है। तो मनुष्य में जो मादा जो युग्मक है ये कहलाएगा क्या, तो ये हो जाएगा यानी अंडाणु कहलाता है। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से जो परिवर्तन
यानी यौनारंभ के दौरान होने लगता है। तो कौन सा इसमें परिवर्तन है जो यौनारंभ के दौरान जो होने लगता है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से जो है यानी कोई नहीं होगा इसमें से। और अगला क्वेश्चन है कि यौनारंभ प्रारंभ के साथ ही जो पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं तो क्या हो जाएगा वो, तो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। इन टेस्टोस्टेरोन जो है इन पुरुष हार्मोन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा जो गुणसूत्र जो है शिशु के लिंग नर के रूप में वर्णित करता है, तो लिंग नर के बारे में बात कर रहा है, तो नर हो जाएगा आपका यानी जो है XY क्या हो जाएगा, ये नर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है लड़कों के जो गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो लड़के के गले के ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कहा जाता है यानी जो है एडम्स एप्पल या कंठ जो है यानी मणि, एडम्स एप्पल या कंठ मणि से कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 56। तो 156 में मनुष्य की जो कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा मनुष्य के कोशिका में जो केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जो है 23 जोड़ा जो है गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ा बोलिए या 46 बोलिए, यानी इतना जो है पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 है कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स जो है कैसे फैल सकता है, तो एड्स जो फैलेगा तो ये हो जाएगा यानी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, जो एड्स फैलता है यानी असुरक्षित जो ब्लड डोनेट या जो है और तरीके हैं उसके द्वारा ये जो है यानी एड्स फैलता है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन जो है यानी मादा जनन हार्मोन है, तो मादा जनन हार्मोन के बारे में कहेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा एस्ट्रोजन जो ये मादा यानी जनन हार्मोन है। और ध्यान रखिए और होता है यानी प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों जो है मादा जनन हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन जो है ये हो जाएगा पुरुष जनन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन ये सब पुरुष वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जन्म लेने वाले शिशु लिंग निर्धारण के लिए जो जिम्मेवार कोशिकाओं की संरचना को क्या कहते हैं, बताइए जो जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जो जिम्मेदार कोशिकाओं को यानी कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी उसको गुणसूत्र यानी कहा जाता है। और आगे है कि जो किशोरावस्था की उम्र क्या है, बताइए जो किशोरावस्था है यानी इसका जो उम्र कहेगा तो ये होता है कब से कब तक, ये हो 11 से जो है यानी 19 वर्ष के बीच जो है किशोरावस्था होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और शेषवावस्था कहेगा ये हो जाएगा 0 से जो है 6 वर्ष तक जो अवस्था होता है वो शेषवावस्था हो जाएगा, कहीं कहीं 5 वर्ष भी लेता है। और ये बाल्यावस्था जो है ये भी यानी 6 से 12 वर्ष या 6 से 11 वर्ष ये सब हो जाएगा बाल्या यानी काल के अंतर्गत आएगा। और अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में होने वाला मानसिक स्राव का जो सामान्य जो अवधि क्या है, तो मानसिक जो स्त्रियों में होने वाला जो मासिक जो स्राव है ये हो जाएगा इसका जो है यानी 28 दिन का यानी होता है, तो ऑप्शन नहीं है तो इसलिए इसका हो जाएगा एक यानी हो जाएगा उसके ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है यानी उम्र तक जो है कौन जो है शेषवा अवस्था यानी जो है कहा जाता है, तो किस उम्र तक, तो कहीं कहीं लेता है यानी 0 से 5 या कहीं कहीं 6 भी लेता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में जो कौन सा जो आहार किशोरों के लिए जो है सर्वोत्तम है, तो किशोरों के लिए सर्वोत्तम कहेगा तो हो जाएगा यानी रोटी दाल और सब्जियां। तो रोटी क्या होता है, रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और दाल जो होता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है जो कोशिकाओं को निर्माण के लिए यानी बॉडी बिल्डिंग के लिए जो है ज़रूरत होता है। और हरी सब्जी जो है इसमें खनिज पाया जाता है, तो ये हो जाएगा उसके लिए जो है रोटी चाहिए, दाल चाहिए और सब्जी जो है यानी हो जाएगा यानी जो है किशोरों के लिए सर्वोत्तम जो आहार हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है शरीर में होने वाला परिवर्तन जो है किस प्रक्रिया का एक भाग है, तो शरीर में जो भी परिवर्तन होता है ये किस क्रिया का एक भाग है, तो ये हो जाएगा वृद्धि का ये क्या हो जाएगा एक भाग हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है वृद्धि क्या है, बताना कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि जो होता है प्राकृतिक जो है प्रक्रम को ही जो है वृद्धि कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166 होगा कि किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में यानी अनेक परिवर्तन आते हैं, तो किस अवस्था में जो है मनुष्य में जो है अनेक परिवर्तन आता है, तो ये हो जाएगा किशोरावस्था में ही जो है मनुष्यों में जो अनेक परिवर्तन आता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167 है कि उस राशि का नाम बताएं जिसका जो है मात्रक न्यूटन है, बताइए इसमें किसका मात्रक न्यूटन है, तो बल का क्या होता है मात्रक, बल का मात्रक जो है न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168 है कि निम्नलिखित जो है बलों में कौन सा जो
जो संपर्क बल है, बताना इसमें से संपर्क बल कौन है। तो संपर्क बल जो होता है जैसे पेशीय बल, तो पेशीय बल हो जाएगा संपर्क बल, यानी जैसे किसी वस्तुओं को जो है यानी धक्का देना, ये सब क्या होता है यानी पेशीय बल के अंतर्गत आता है, यानी इसी को संपर्क बल कहा जाता है। तो पेशीय बल कहीं नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से यानी कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। कुएं से जो पानी खींचा जाता है तो ये हो जाएगा अभिकर्षण बल का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो इस आकर्षण बल को जो कहा जाता है तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण जो पृथ्वी जो है इन सभी वस्तु को अपने ओर खींचती है। और अगला क्वेश्चन है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को क्या कहते हैं, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, तो उसको बल को क्या कहेंगे, तो दाब कहेंगे। ध्यान रखिएगा यानी जो दाब है यानी प्रेशर है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया होता है, तो यही तो है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और याद रखिएगा दाब का एसआई मात्रक कहेगा तो पास्कल जो है यानी इसका जो है एसआई मात्रक होता है। और इसी पास्कल को न्यूटन जो है पर मीटर स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है दरवाजे को धक्का देने पर यानी कैसा लगता है। दरवाजे को अगर धक्का देगा तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा अप यानी जो कर्षण, तो उसमें जो है अपकर्षण जो है बल जो है लगता है, ध्यान रखिएगा इसे। और अगला क्वेश्चन है कि शुष्क मौसम में यानी बालों में जो कंघी करना पर जो है बिखर जाता है, इसका जो है इसके लिए कौन सा बल जो उत्तरदायी है। तो इसके लिए जो बल उत्तरदायी है स्थिर जो है विद्युत बल जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यानी बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक कहेगा, बल का मात्रक जो है क्या होता है न्यूटन जो है बल का मात्रक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसे जो है। और अगला क्वेश्चन है और न्यूटन मीटर जो है, तो न्यूटन मीटर जो है किसका मात्रक होता है, ये जो है यानी जूल का जो है मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यानी जो निम्न में से कौन जो है दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें है पास्कल, बिल्कुल पास्कल दाब का मात्रक है। और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इससे पहले पढ़े भी थे न्यूटन पर मीटर यानी जो है न्यूटन है पर जो है मीटर स्क्वायर, यानी ये भी क्या हो जाएगा ये दाब का जो है मात्रक ही है, इसलिए आंसर इसका जो है यानी सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 175 है कि बैलों द्वारा जो है गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। तो बैलों के द्वारा जो गाड़ी जो खींचा जाता है वो किसका उदाहरण है, तो हो जाएगा पेशीय बल का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा यही पेशीय बल था जो यानी संपर्क बल का ये क्या था उदाहरण था। और अगला क्वेश्चन है यानी आगे है कि कोई भी वस्तु यानी किस बल के कारण पृथ्वी पर गिरता है। तो कोई भी वस्तु जो है किस बल के कारण जो पृथ्वी पे गिरता है, तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो पृथ्वी पे गिरता है, तो ध्यान इसे रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है बल क्या है। तो बल कहेगा क्या है, तो बल जो है जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों हो उसे बल कहते हैं। और यही परिणाम दिशा वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ध्यान रखिएगा सदिश राशि यानी सदिश ये राशि हो जाएगा जिसका एग्जाम्पल कहेगा तो बल हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ये सब क्या होता है आवेग हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा यानी जो है यानी सदिश राशि का एग्जाम्पल है। और अगला क्वेश्चन है बल के जो है कौन कौन रूप है। तो बल का रूप कहेगा कौन कौन सा है, तो बल का जो रूप है अभिकर्षण बल और अपकर्षण बल, ये सब क्या हो जाएगा बल का जो है यानी रूप हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यानी भार का जो है मात्रक होता है। तो भार का मात्रक क्या होता है, तो भार का जो मात्रक होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, न्यूटन भी हो जाएगा भार का मात्रक और किलोग्राम भार भी होता है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है बल का प्रयोग जो है यानी किसमें परिवर्तन लाने में जो है किया जाता है। तो बल का प्रयोग जो है किसमें परिवर्तन लाने में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी वस्तु को गति में लाने के लिए बल लगा सकते हैं, कार्य करने में बल लगता है, और क्रिया के प्रतिक्रिया क्रिया करते हैं तो भी प्रतिक्रिया होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यानी तरल घर्षण को कम करने की जो सही आकृति है। तो तरल घर्षण को कम करने का सही आकृति कहेगा तो क्या हो जाएगा यानी वृत्तीय जो आकृति होता है, यानी जो है कम घर्षण, यानी जो रोलिंग होता है तो उसमें क्या होता है वृत्तीय जो वस्तु यानी कोई पहिया है, पहिया के द्वारा जाएगा इधर से उधर तो उसमें कम ही घर्षण लगता है, तो वही हो जाएगा वृत्तीय वस्तु के बारे में बात कर रहा है। और अगला क्वेश्चन है जिस द्रव के उपयोग से घर्षण बल जो है कम हो जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे स्नेहक कहते हैं, यानी जो लुब्रिकेंट जो है कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है यानी घर्षण हमेशा क्या होता है। तो घर्षण जो हमेशा होता है तो ये क्या हो जाएगा उपयुक्त में से जो है
एक से अधिक हो जाएगा। देखिए वस्तु की गति के विपरीत बिल्कुल सही है, घर्षण जब भी लगता है वस्तु की गति के विपरीत लगेगा, ये सही है। और जो है कि कुछ जो है मामले में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक भी होता है, ये भी सही है। कुछ मामले में घर्षण क्या हो जाएगा, हानिकारक होता है, कुछ में लाभदायक भी होता है। तीसरा ऑप्शन है कि दो वस्तुओं के जो है संपर्क तल पर आरोपित, ये भी सही है, यानी दो वस्तुओं के संपर्क तल पे जो बल लगता है तो वही तो घर्षण बल हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से जो अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 185 है कि सबसे बड़ा दर्पण सबसे बड़ा जो यानी जो है घर्षण बल जो है को क्या कहा जाता है, सबसे छोटा जो घर्षण बल जो है इसको कहा जाता है यानी लेटनिंग मतलब जो रोलिंग करके हो जाता है, तो उसमें सबसे जो कम जो है घर्षण लगता है। और अगला क्वेश्चन है कि घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, घर्षण जो है इससे क्या उत्पन्न होती है, तो इससे जो उत्पन्न होगा घर्षण से ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है। और अगला क्वेश्चन है टायर के यानी जो है यानी तलियों की जो है गोटी यानी जो क्या करती है, टायर के तली में जो गोटी रहता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है घर्षण को बढ़ाना ताकि चक्का जो है यानी स्लिप ना कर सके। और अगला क्वेश्चन है तैलीय यानी जो है सतह क्या होता है, जो तैलीय सतह होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है यानी घर्षण या क्या करता है, घर्षण को कम करता है। ठीक है, जो तैलीय सतह जैसे लुब्रिकेंट वो सब डालते तो क्या है वो तैलीय वाला है, तो उससे क्या हो जाएगा, घर्षण जो है कम होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189 है कि बर्फ पर चलने पर जो है यानी आप फिसल जाएंगे, क्यों फिसल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो घर्षण जो है नहीं पाया जाता है, यानी घर्षण जो वहाँ पे क्या होता है, कम होता है। ध्यान इसको रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कैरम बोर्ड, ठीक है, कैरम बोर्ड पर पाउडर जो है छिड़कने से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कैरम बोर्ड पर आप लोग जब कैरम बोर्ड खेले होंगे तो उस पर जो पाउडर छिड़कते थे, क्यों, उससे क्या हो जाएगा, घर्षण जो है यानी कम होगा और गोटी जो है आसानी से जो है यानी फिसल सके, तो इसीलिए जो है उसमें पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन से जो है वाहनों के टायर जो है यानी खांचेदार होते हैं, तो देखो यानी कारों का भी टायर खांचेदार होता है, ट्रक का भी होता है, बुलडोजर का भी होता है। उपयुक्त में से जो है एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किस बल के कारण जो है फर्श पर जो है लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद जो है यानी आ रुकती है, तो किस वजह से रुकती है, तो ये हो जाए घर्षण की वजह से ही कोई बॉल जो है आया करके रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण के कारण कौन सी वस्तु है घिस जाती है, तो घर्षण के कारण जो कौन सी वस्तु कहेगा घिस जाती है, तो वस्तु जो घिसती है यानी पेंच उसका घिस जाती है, बॉल बेरिंग वो भी घिस जाती है, यानी ये सब क्या हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है यानी घिस जाती है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 194 यानी 194 है कि तरल में कौन जो है यानी गति कर सकता है। तो ऑप्शन में देखिए मछली क्या होता है, तरल में गति करती है, सांप भी जो पानी में तैरती है, तो ये सब क्या हो जाएगा, एक और बीत उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि घर्षण बल जो है किस पर निर्भर करता है, तो घर्षण बल है ये निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। वस्तु की आकृति क्या उस पर भी डिपेंड करता है, और तरल की प्रकृति क्या उस पर भी डिपेंड करता है, और जो अभिलंब बल क्या लग रहा है उस पर भी घर्षण जो है डिपेंड करता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है जब एक वस्तु किसी दूसरे जो है वस्तु के जो है पृष्ठ पर लुढ़कती है तो इसकी जो है गति जो है प्रतिरोध यानी जो है को क्या कहते हैं, तो उसके प्रतिरोध को कहा जाता है यानी क्या हो जाएगा, तो लैटिनिंग घर्षण, यानी जो है यानी लुढ़कने में जो लुढ़कती हुई जो वस्तु जाती है उसमें जो घर्षण लगता है उसको लैटिनिंग जो है घर्षण कहा जाता है। उसके बाद अगला है 197 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक दूसरे के संपर्क में यानी आए हुए यानी पृष्ठ सापेक्षित गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल को यानी घर्षण बल क्या होते हैं, तो घर्षण जो बल हो जाएगा यानी जो इस पर जो निर्भर करती है नहीं करती कि वस्तु ठोस द्रव या जो गैस है यानी इस पर निर्भर नहीं करती, ये गलत हो जाएगा, यानी इस पर जो है निर्भर जो है करती है। ठीक है, यानी वस्तु ठोस होगा या द्रव है या गैस है। आगे है कि यदि जो हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगा दें तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर दरवाजे पे तेल लगा देंगे, दरवाजा का यानी जो कब्जा होता है उस पर तेल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी जो घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जो 199 है कि ध्वनि जो है संचारित यानी होती है, ध्वनि जो है कहाँ संचारित होती है, जहाँ माध्यम होता है वही ना ध्वनि जा पाएगा, तो ये हो जाएगा ठोस में भी हो जाएगा, द्रव में भी हो जाएगा, गैसों में भी हो जाएगा, तो एक से यानी अधिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ध्वनि जो निर्वात में चाल जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती, इसीलिए चंद्रमा पर जब लोग जाता है तो वहाँ पे आवाज़ सुनाई नहीं देता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल जो है यानी नहीं है। और अगला क्वेश्चन है यानी अप्रिय ध्वनि को जो है यानी क्या कहते हैं, अप्रिय जो ध्वनि होता है उसको क्या कहते हैं,
तो वो जो है यानी शोर होता है, जो सुनने में हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है वो क्या है, शोर तो ही है, यानी अप्रिय ध्वनि है। और अगला क्वेश्चन है आवर्तकाल का मात्रक जो है कौन है, तो आवर्तकाल का मात्रक होता है 1/टाइम इनवर्स हो जाएगा आवर्तकाल, तो ये हो जाएगा इसका जो है यानी सेकेंड जो है इसका जो है यानी हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा यानी आवर्तकाल का, इसका जो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है यानी इनमें जो है किसके इन आवाज़ की आकृति सबसे अधिक होती है, तो आवाज़ की आकृति जो सबसे अधिक होती है तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा छोटी बच्ची की आवाज़। जो छोटी बच्ची की जो आवाज़ है उसकी आवृत्ति जो है अधिक होती है। और एक बात ध्यान और रखिएगा कि महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की तुलना में यानी अधिक जो है यानी आवृत्ति वाली होती है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 103 है कि प्राश्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा जो प्राश्रव ध्वनि है इसकी आवृत्ति कहेगा यानी ये हो जाएगा यानी जो है 20,000 से क्या हो जाएगा अधिक वाली आवृत्ति को प्राश्रव जो है आवृत्ति कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा अब 20 हर्ज से अगर कम रहेगा उसको जो अवश्रव कहा जाता है, मतलब उसको हम लोग सुन नहीं पाएंगे, अवश्रव वाली यानी जो है ध्वनि हो जाएगा। वही कहेगा यानी जो 20,000 से कम और 20 से अधिक, 20,000 से कम 20 से अधिक कहेगा तो वो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यानी श्रव्य ध्वनि उसको कहेंगे जिसको हम लोग सुन पाते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 204 कि हमें जो है कोई ध्वनि सुनाई देती है इसका कारण क्या है, तो कोई ध्वनि हमें सुनाई देता है इसका कारण क्या है, तो कंपन होता है, तो क्या हो जाएगा ध्वनि फिर सुनाई देता है, तो ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मानव के कान के लिए जो है यानी श्रव्य प्राश कितना हो जाएगा, मतलब वही श्रव्य ध्वनि के बारे में कह रहे हैं तो जो 20 से 20,000 के बीच में होता है तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, अवश्रव जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं तो 20 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, अवश्रव की ध्वनि जो है 20 से कम होती है। और अगला क्वेश्चन है कि कंपन जो है आयाम का एसआई मात्रक क्या है, जो कंपन करती हुई जो आयाम है ऊपर नीचे जाता है ना कंपन जो करता है उसका आयाम कहेगा यानी का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर जो ही इसका एसआई मात्रक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड भी होता है और जो है हर्ज भी होता है, तो ध्यान रखिए दोनों हो जाएगा, आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता यानी किस कारण पर निर्भर करती है, ध्वनि की जो प्रबलता जो निर्भर करती है ये किस कारण पर निर्भर करती है, तो उसके आयाम पर निर्भर करती है, तो इस बात को भी ध्यान रखना कि आयाम पे निर्भर करती है। और जो है प्रबलता जो है ये प्रबलता ध्वनि का यानी वह गुण है जिसके कारण जो ध्वनि जो है कान को धीमी या जो है तीव्र सुनाई देता है, तो इसी प्रबलता के कारण जो है धीमी या तेज सुनाई देता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि जो तरंग की प्रवृत्ति होती है, ध्वनि जो तरंग है इसकी प्रवृत्ति कहेगा तो कैसी होती है, तो इसकी प्रवृत्ति जो हो जाएगा यानी ये अनुदैर्घ्य होता है, ध्वनि क्या हो जाएगा यानी अनुदैर्घ्य हो जाएगा, ध्यान इसे भी रखना है। और अगला क्वेश्चन है मनुष्य का प्राश्रव तरंग है जो है का क्या प्रभाव होता है, मनुष्य पर जो प्राश्रव तरंग जो होता है इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव होता है नहीं सुनी जा सकती, बिल्कुल से जो प्राश्रव होता है उसको नहीं सुन पाते हैं, प्राश्रव कितना होता है 20,000 से अधिक यानी हर जो है इसकी आवृत्ति होती है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 113 बार है कि शिकार यानी जो है शिकार यानी पक्षियों या जो है बाधाओं को पता लगाने के लिए जो चमगादड़ अथवा जो है डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं, तो ये सब जो उपयोग करता है प्रतिध्वनि का निर्माण करके इस सब का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है कि चंद्रमा की धरातल पर जो है दूरी मतलब जो है दूर क्यों जो है विस्फोटक सुनाई नहीं देती है, तो ऑटोमेटिक चंद्रमा की धरातल पर वायुमंडल नहीं है इसीलिए जो है वहाँ पे जो है क्या होता है यानी जो सुनाई नहीं देता है, तो उसका आंसर जो ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जब चालक विलयन विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तित यानी होता है, तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, जब भी विलयन में परिवर्तन होगा कुछ ना कुछ वो क्या हो जाएगा वो रासायनिक परिवर्तन का जो है उदाहरण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के जो है किस प्रभाव का उपयोग जो विद्युत बल में किया जाता है, यानी विद्युत धारा का जो है यानी जो है किस प्रभाव
का जो उपयोग करके विद्युत बल्ब में किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 216, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। किसी वस्तु की चमक को जो बढ़ाया जाता है तो कैसे बढ़ाया जाता है, तो ये हो जाए क्रोमियम के द्वारा बढ़ाया जाता है। तो आप देखे होंगे साइकिल का जो हैंडल होता है उस पर भी क्रोमियम का लेप चढ़ा होता है जो कितना चमकता है। और अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर यानी किस धातु का विलेपन जो है किया जाता है। तो किस धातु का विलेपन किया जाता है, तो ये हो जाएगा यानी टीन का जो है इस पे विलेपन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाए 118 कि इनमें जो है कौन विद्युत धारा का सुचालक है। तो विद्युत धारा का सुचालक कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लकड़ी विद्युत का कुचालक होता है, रबड़ भी कुचालक होता है और कागज भी कुचालक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यानी साइकिल के हैंडल तथा जो है पहियों के जो है रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विलेपन जो है किया जाता है। तो बताना है कि साइकिल का जो हैंडल है और पहियों के रिम में जो चमकदार बनाने के लिए जो जिस धातु का प्रयोग किया जाता है तो वो हो जाएगा क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 220 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है घोल विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो नींबू का जो रस होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 221। तो 221 में है कि विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है तो ये हो जाएगा यानी ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव जो है ये सब उत्पन्न करता है कौन, विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है। और अगला क्वेश्चन है यानी इनमें जो है यानी कौन विद्युत धारा का कुचालक है। विद्युत धारा का कुचालक के बारे में बात करेगा तो कौन, अशुद्ध जल यानी जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत धारा का कुचालक होता है। वही अशुद्ध जल कहेगा तो विद्युत धारा का वो सुचालक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यानी क्लिनिकल जो है थर्मामीटर के तापमान रीडिंग की जो है रेंज कितनी होती है। तो क्लिनिकल जो थर्मामीटर है इसके तापमान का जो रीडिंग हो जाएगा इसका हो जाएगा यानी 35 से हो जाएगा 42 डिग्री के आसपास होता है। और ये -10 से 110 डिग्री के आसपास कहेगा तो ये हो जाएगा यानी प्रयोगशाला में जो है इसका प्रयोग करते हैं। और अगला क्वेश्चन है यानी बिजली मिस्त्री जो है हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर क्यों जो है यानी काम करता है। तो बिजली मिस्त्री जो हाथ में रबड़ का दस्ताना इसलिए पहनता है क्योंकि ये क्या हो जाएगा यानी हाथ पर जो बिजली का झटका ना लग सके, क्योंकि रबड़ जो है विद्युत का कुचालक होता है तो जो भी करंट जो है इस पर नहीं आ पाता है। और अगला है कि लोहे के पुलों में जंग से बचने के लिए किस धातु का विलोपित किया जाता है। तो जंग से बचने के लिए उस पर क्या चीज़ लगाया जाता है, तो उसमें जो जिंक का जो है यानी परत जो है चढ़ाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत का कुचालक है। तो विद्युत का कुचालक के बारे में बताना है तो कौन सा कुचालक हो जाएगा विद्युत का। विद्युत का जो कुचालक है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तांबा विद्युत का सुचालक होता है, लोहा भी विद्युत का सुचालक होता है और एल्युमिनियम भी जो है विद्युत का सुचालक होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है वह पदार्थ जो अपने से होकर जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं विद्युत के क्या कहलाते हैं। जो कोई पदार्थ है जो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगा तो उसको क्या कहेंगे, विद्युत का सुचालक ही कहेंगे, तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। और आगे है कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होने देता है तो वो क्या हो जाएगा, तो विद्युत का क्या हो जाएगा, वो कुचालक हो जाएगा। ठीक है, यानी जो है यानी विद्युत के जो है यानी हीन चालक यानी कुचालक आसानी से नहीं देगा, प्रवाहित होने देगा लेकिन आसानी से नहीं देगा तो वो विद्युत के हीन चालक हो जाएगा। और जो कुचालक हो जाए तो वो विद्युत जो है प्रवाहित होगा ही नहीं, चाहे आसानी या किसी प्रवाहित नहीं है। जैसे लकड़ी में कुछ भी करो वो जो है विद्युत उसमें जो है प्रवाहित नहीं होता, इसलिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा 28 का 228 का। अगला क्वेश्चन है कि आवेश जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश जो होता है ये हो जाएगा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, यानी 2 प्रकार का आवेश होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 230 है कि कांच को रेशम से जो रगड़ने पर जो है रेशम पर कौन सा जो है आवेश उत्पन्न होता है। तो कांच को जो है रेशम से रगड़ने पर जो उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है तो वे आवेश कौन सा हो जाएगा, तो वे आवेश हो जाएगा धन आवेश जो हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भूकंप तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है यानी प्रदर्शित किया जाता है। तो वो हो जाएगा भूकंप लेखी के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है। और रिक्टर जो पैमाना है इससे जो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 232 है
कि विपरीत जो आवेश के बीच होता है, तो विपरीत आवेश के बीच क्या हो जाएगा, जो विपरीत आवेश होता है उसके बीच आकर्षण होता है। प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों जो है आवेश यानी समान रहेगा तब प्रतिकर्षण होगा। और अगला क्वेश्चन है आकाशीय जो विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है, तो आकाशीय जो विद्युत विसर्जन होता है यानी जो बिजली जो चमकता है उसे क्या हो जाएगा वो, तो वो जो हो जाएगा यानी उसे त्वरित कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि त्वरित यानी बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए जो है क्या करना चाहिए, तो इससे जो सुरक्षा के लिए जो है खुली जगह में यानी घुटने के जो है बल यानी सिमट कर सिर को जो सिर के हाथों से जो है ढक कर जो है यानी बैठ जाना चाहिए। अगर कहीं खुली जगह पे अगर है तो बिजली से बचने के लिए यही तरीका है कि खुले जगह में घुटनों के जो बल सिमट कर यानी सिर को जो हाथों से जो है यानी ढक कर जो है बैठना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता जो मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको जो रिक्टर जो पैमाना कहा जाता है। और कमानीदार जो तुला होता है ये एक प्रकार का वजन मापने वाला ये तुला होता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है किसे जो है रगड़ने से आसानी से जो आवेशित नहीं किया जा सकता, जो आसानी से जो रगड़ने से आवेशित नहीं किया जा सकता उसे जो है यानी तांबे की जो है यानी छड़ कहते हैं। ध्यान रखिएगा वो तांबे की छड़ हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है झारखंड की एक प्रमुख जो आपदा जिससे जो अधिक यानी व्यक्ति प्रभावित होते हैं, तो कौन सा वो जो आपदा है जो व्यक्ति जो अधिक प्रभावित होता है, तो वहाँ पे हो जाएगा त्वरित। जो त्वरित यानी बिजली जो गिरता है वो ज़्यादा यानी प्रभावित होता है वहाँ के लोग। और अगला है कि समान आवेशों के बीच होता है, तो समान आवेशों के बीच कहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों के बीच क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। और विपरीत जो है आवेशों के बीच कहेगा तो आकर्षण होता है। और अगला क्वेश्चन है विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की जो पट्टी लगाई जाती है, जो क्या होता है, ये धातु आकार की जो पट्टी लगाया जाता है तो यही तो होता है यानी विद्युत जो विसर्जन होता है, यानी जब विद्युत जो है यानी विसर्जन से इसे बचाया जा सके, यानी जो बिजली गिरेगा तो उससे जो इसे बचाया जा सके। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है यानी किस थर्मामीटर में जो है यानी किंक होती है, बताना है कि निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में किंक होती है। तो किस थर्मामीटर में किंक होती है, तो ये हो जाएगा क्लिनिकल जो थर्मामीटर है इसमें जो है किंक होता है। और अगला क्वेश्चन है आगे है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा जो है ऋणावेशित हो जाती है। छड़ जो है वो धनावेशित हो जाएगा और जो कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है प्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जो स्वतः ही जो है ना रोशनी देता है, स्वतः जो है यानी प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये क्या हो जाएगा, सूर्य क्या हो जाएगा, प्रदीप्त जो है वस्तु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, तो वही हो जाएगा प्रदीप्त कहलाता है। और अगला है निम्नलिखित में से कौन जो अप्रदीप्त वस्तु है जो प्रकाश अपने से उत्पन्न नहीं करता है, वो दर्पण क्या प्रकाश उत्पन्न करता नहीं है, तो ये अप्रदीप्त हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मानव के जो है सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है, सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 25 जो है सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा ये न्यूनतम दूरी है। वही कहेगा मानव के सुस्पष्ट का अधिकतम दूरी कितना होता है, तो अधिकतम दूरी का कोई सीमा है नहीं है, वो अनंत होता है यानी इन्फिनाइट हो जाएगा उसका आंसर। और अगला क्वेश्चन है परावर्तन के कितने नियम है, परावर्तन के नियम कहेगा परावर्तन का कितना नियम है, इसका जो है हो जाएगा यानी 2 नियम हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आँखों में प्रवेश करने वाली जो है प्रकाश किरणें को जो है किस मतलब जो कौन नियंत्रित करता है, आँखों में जो प्रकाश करने वाला जो यानी किरणें होती है उसको नियंत्रित किया जाता है, आइरिस के द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हो जाए आभासी प्रतिबिंब होगा। तो यहीं तक रहने देते हैं आज। अब इसका जो अगला पार्ट होगा यानी बहुत जल्दी आएगा, तो आप सब बताइएगा कैसा लगा और इसका जो है रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। थैंक यू।